नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल निर्मल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के एक ऐसे विद्यालय में मैं पहुंचा हूं कि छपरा शहर के बीचों बीच से हटे प्रभुनाथ नगर स्थित चरमारी रोड में सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जो विगत 31 वर्षों से ये विद्यालय यहाँ से संचालन हो रहे हैं और इनके मुख्य डायरेक्टर जो हैं निर्देशक डॉक्टर हरिंदर सर हैं। समाज में शिक्षा के प्रति हम बात करें तो इन्होंने 30 वर्षों से जो शिक्षा में छपरा शहर में अपना शिक्षा से एक बड़ा मिसाइल, एक बड़ा सिंचा है शिक्षा के प्रति। यहाँ के तमाम विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और यहाँ से मैनेजमेंट के माध्यम से शहर के हर गलियों में, छपरा के हर गाँव में एक ऐसा मिसाल शिक्षा के प्रति उजागर किए हैं कि इन्होंने अपने विद्यालय से कई IAS अफसर, कई गजेटेड अफसर, कई इंजीनियर लड़के, कई डॉक्टर्स, कई हर विभाग में बच्चे यहाँ से निकले और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर विगत 31 वर्षों से विद्यालय चल रहा है और यही नहीं, यहाँ के एक और विद्यालय भी चलता है आपका बनियापुर स्थित साहाजिदपुर में, वो भी सेंट्रल पब्लिक का दूसरा ब्रांचेज है। लेकिन यहाँ पे 2 ब्रांचेज चलते हैं पूरे छपरा शहर में। छपरा को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ शिक्षा में बेहतर बनाने के लिए सर का कितना योगदान रहा, इस बार और क्या क्या करने वाले हैं, इससे मैं चर्चा करूंगा। स्वागत है सर शिक्षा एवं कार्यक्रम से। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को सर। धन्यवाद निर्मल जी। मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह, चेयरमैन CPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और मैं आपके चैनल के सौजन्य से आप तमाम श्रोताओं को मैं शुभकामना दूंगा कि यह जन्माष्टमी के अवसर पे आपको भगवान कृष्ण के संदेशों का सहर्ष पालन करना चाहिए। जो धर्म, अधर्म, जाति, पार्टी से उठ कर के उन्होंने वैसे लोगों का साथ दिया जो धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको उन्होंने प्रताड़ित यानी प्रताड़ना का काम कराया। और बहुत बड़े बड़े लोग जो माने अपने जैसे भीष्म पितामह पूरे महाभारत के एक पीछे बैकबोन थे, उनको भी अपने सहज भाव से न लेकर के उनके प्रति भी उनकी बहुत अच्छी सोच नहीं थी, क्योंकि अधर्मियों के साथ वो दे रहे थे। इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। निर्मल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं 94 से यह विद्यालय की स्थापना करके आज शहर में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे बेहतर शिक्षा का माहौल बने। और इसके लिए मेरी उम्र ही उस समय थी 30 साल की। मैं लेबर ऑफिसर की नौकरी छोड़कर आया, इसलिए कि मैं शिक्षा के माध्यम से कुछ समाज के अच्छा काम कर सकूं। किया भी, मिलता भी है परिणाम, लेकिन आज भी कुछ करने की लालसा है। और मैं जीवन पर्यंत मैं यह सोच लिया हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक शिक्षा का ही काम करूंगा, क्योंकि जो लोग शिक्षित हो जाते हैं, जो शिक्षा के महत्व को समझ लेते हैं, शायद उनका जीना आसान हो जाता है और सामाजिक स्तर पर उनकी एक पहचान होती है जो उनके माता पिता सोच करके किसी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं। जैसे सर ने आपने कहा कि 30 वर्षों से ये विद्यालय का आपने संचालन किया और एक लेबर में आप काम करके इतना बड़ा सोचे कि छपरा में विद्यालय डालूं, बेहतर बनाऊं। लेकिन आमतौर पर सर देखा जाए शिक्षा को लेकर आज के समय में अभिभावक अपने बच्चों का तो नामांकन अच्छे विद्यालय में दाखिला करा दे रहे हैं, लेकिन विद्यालय में नामांकन कराना ही नहीं, जिम्मेवारी उनका बंद हो जा रहा है अभिभावक को। इस पर आपका क्या परिचय रहेगा? बहुत अच्छी बात आपने उठाई, जो आज हम लोग परेशान हैं इस बातों से। वैसे 50% हमारे पेरेंट्स ज़रूर यह सोचते हैं कि नहीं, विद्यालय में नामांकन करा देने से ही हमारी पूरी जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है। लेकिन 50% आज भी लोग समझते हैं कि विद्यालय में नामांकन कराकर मैं फ्री हो गया। आप अपने कर्तव्यों से, अपने जिम्मेवारियों से कभी पूरा अलग नहीं हो सकते हैं जब तक आपका बच्चा है। जिस दिन आपके बच्चा में यह विश्वास दिखने लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा अब सयाना हो गया, समझदार हो गया और अपने पैरों पर खड़ा होकर के समाज के मुख्य धारा में अच्छा काम कर सकता है, उस दिन आपकी जिम्मेवारी कम होती है। फिर भी नज़र रखना आपकी जिम्मेवारी है। मैं देखता हूँ कि नामांकन कराने के बाद लोग यही कहते हैं कि सर आप ही के विद्यालय में तो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ
जितना देर बच्चा रहता है, जितने समय वो यहाँ पर समय देता है, कोई भी शिक्षण संस्थान यह जरूर सोचती है कि उस बच्चे पर हम ध्यान दें। लेकिन आप समझें कि यदि एक क्लासरूम में 30 से 35 या 40 बच्चे पढ़ते हैं तो विभिन्न परिवेश से आते हैं, विभिन्न संस्कार से आते हैं, विभिन्न उनके रीति रिवाज से आते हैं। उतने देरी में कैसे हम सारे चीज़ को आपके बच्चों को दे सकते हैं, इसमें एक पार्ट होता है अभिभावक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सुबह जब बच्चे चलते हैं तो उनके पहले काम है कि उनके बैग को देखें कि बैग में उनका जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं, किताब कॉपी कलम, वो सही है कि नहीं, उन्होंने अपना वर्क किया है कि नहीं, और यदि सब कुछ कर लिया है तो उनके कपड़े, उनके ड्रेस सही है कि नहीं। कम से कम आपके घर में यदि बड़े शीशा नहीं है तो खुद आप ऐना बन करके बच्चों को प्रोत्साहित किया, वाह बहुत अच्छा, आपका तो लुक इतना अच्छा लग रहा है कि आप क्लास में जाएंगे तो टीचर भी आपको देखेंगे, आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, ताकि बच्चे में यह जो बातें होती हैं कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, या हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, साफ कपड़ा फटा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सफाई रखना सबसे बड़ी महत्व की बात होती है, जो पेरेंट्स साइड से होते हैं। तो ऐसे मोटिवेट करना भी बच्चे के एक जिम्मेदारी होती है अपने अभिभावकों की तरफ से। इसलिए मैं कहूँगा कि बच्चा नामांकन करा देने से बहुत सारी चीज़ों पर आप जिम्मेदारी टाल नहीं सकते हैं। उनका रहन सहन, किस बच्चे के संगति में वो जा रहा है, कैसे बच्चों के साथ वो मिल रहा है। बच्चे क्लास में यदि कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट क्लास मैनेजमेंट से मिलना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि हाँ बच्चे में गलत आदत होती जा रही है, या स्कूल की दोष है, या क्लास में बच्चों के परिवेश अच्छी नहीं मिल रही है। यह कहने से क्लास स्कूल भी अपने आप को सुदृढ़ करेगा और उसका परिणाम आपके बच्चे पर जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी आपकी होती है कि बच्चा सुबह से क्लास में जाने के बाद आपके घर तक आने तक क्या प्रक्रिया, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लास हुई में पढ़ाई हुई नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि छुट्टी है, लेकिन पेरेंट्स उसको मान लेते हैं, लेकिन वो एक फ़ोन नहीं कर सकते हैं कि आज विद्यालय में नॉर्मल डे था तो क्यों छुट्टी हो गई है। यह आपका अधिकार है, आप बच्चों से पूछें, बच्चों के माध्यम से विद्यालय को पूछें, नहीं तो आप डायरेक्ट आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। सर, आमतौर पे देखा जाए कि अभिभावक लोग बहुत सारे आप लोग हमेशा पेरेंट्स मीट्स कराते हैं बच्चों को, क्या उनको मार्क्स मिला, क्या उनमें कमियां हैं, हमारे विद्यालय में क्या कमियां हैं, अभिभावक से भी राय विचार लिया जाए। तो पेरेंट्स मीट्स में बहुत सारे विद्यालय में देखा जाता है, आपके विद्यालय में भी सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स सब बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन पेरेंट्स की जो बात करें तो 20% 15% पेरेंट्स पहुँचते हैं। क्या अभी भी पेरेंट्स जागरूकता में अपने बच्चों के प्रति नहीं है? बहुत अच्छी बात कही। मैं तो कभी कभी ऐसे ओकेजन पर मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी भी बेटी MBBS कर रही थी बेंगलोर से, और पेरेंट्स मीट में मैं वहाँ जाता था। यह बात मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ। मेरे बेटे बेटी बनारस भी पढ़े लोग, मैं पेरेंट्स मीट में वहाँ भी जाया करता था। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपकी सारी जिम्मेदारी एक तरफ, पेरेंट्स मीट में आपको जाना कितना आवश्यक है यह एक विद्यालय ही समझता है, उसके मैनेजमेंट हेड ही समझते हैं। क्योंकि उस दिन जाना, पहले तो बच्चों में एक सेंसिटिविटी होती है कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, हो सकता है कि मैनेजमेंट उनसे कुछ बात कहे, हमारी कमी को कहेगी, हमारे टीचर हमारे कमी को कहेंगे, इसलिए बच्चा सतर्क रहता है। दूसरी बात कि जब पेरेंट्स मीट होते हैं तो बच्चे, अब मेरे ही विद्यालय को लीजिए कि कम से कम 2800 बच्चे हैं और मुश्किल से 200 से 250 पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं। मैंने 10% से 20% तक ही बच्चे पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर आज पेरेंट्स मीट है, मेरा बहुत आवश्यक काम है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, आप हैं तो क्या कमी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका जिम्मेदारी होता है कि कम से कम महीने में एक बार पेरेंट्स डे पे आपकी उपस्थिति होनी चाहिए और अपने बच्चे के बारे में हर चीज़ को समझना चाहिए। जो बच्चा आपके 1 महीना तक काम किया, वो क्या किया, लेट आया, पढ़ाई किया, अनुशासनहीनता की, या अनुशासन बहुत अच्छा माना, या वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, या किसी बच्चे से उलझ रहा है, ये हर एक्टिविटी के बारे में पेरेंट्स डे पे मनाया जाता है। इसलिए मैं एक अलग से आज अभी मैं एक व्यवस्था दे रहा हूँ कि एक दिन जो पेरेंट्स मीट होती है उसको एक दिन न करके प्रत्येक क्लास का, मैं प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन 10 दिन मुझे लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, और प्लस 1 से लेकर के 12 तक के लिए मैं एक एक क्लास को बुलाऊंगा। एक एक क्लास के सेक्शन के बच्चे बैठ रहेंगे, वहाँ पर उनके पेरेंट्स रहेंगे और उनकी
बातें होगी जिससे विद्यालय परेशान हो रहा है या विद्यालय बहुत अच्छा चीज़ आपके बच्चे से चाह रहा है, इन सारी बातों को मैं एक एक करके बिंदुवार में बात करूंगा और शायद यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, सुखद बात होगी आपके लिए भी कि जिस उम्मीद से आप बच्चों को अपने विद्यालय में भेजा है उसका परिणाम आपको अच्छा मिले। इसलिए पेरेंट्स मीट में आपका आना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। सर ने कहा कि बहुत सारे विद्यालय में, चाहे हमारे विद्यालय में एक ही बार पेरेंट्स मीट होता था, लेकिन अब हमारे विद्यालय में नए शिक्षा से, नई ढांचा से एक बड़ा शुरुआत होने जा रहा है कि हर सेक्शन का, सारे विद्यालय के हर सेक्शन का जितने भी पेरेंट्स होंगे सभी लोगों के पास मैसेज किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि आप अपने बच्चों का जो मूल शिक्षा है, जो बेहतर शिक्षा है, समझें कि विद्यालय आपके बच्चों के ऊपर कितना काम कर रहा है, कितना कठिन, आपके बच्चों में क्या कमियां आ रहे हैं, आप में क्या कमियां हैं। तमाम कमियों को बच्चों के सामने और मैनेजमेंट के सामने जब रखा जाएगा तो पहलू साफ होगी। सर एक और ख़ास बात रहेगा, आमतौर पर सर देखा जाता है कि बहुत सारे अभिभावक आपसे कहते होंगे सर मेरे बच्चे मोबाइल सबसे ज़्यादा देखते हैं, एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या जब से डिजिटली सेक्टर में आया है, जब से सिस्टम ये आया हुआ है, तो क्या इससे शिक्षा में सबसे ज़्यादा कमी आ रही है? सही मायने में ये कि बहुत ही जंग लग रहे हैं और यह इस तरह का मोबाइल की दुनिया बनती जा रही है और पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल देकर वो भी खुशी का आनंद, खुशी ले रहे हैं और कहते हैं कि मेरा तो छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है और सारा चीज़ जो कहते हैं वही उसमें से ओपन कर देता है, दिखा देता है। प्लीज़ मैं कहूँगा कि बच्चे के उम्र के हिसाब से मोबाइल का यूज़ करने दिया जाए और इंटरटेनिंग होता है, इंटरटेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए है, टीवी है, न्यूज़ है, उस पर सीरियल बच्चों के लिए आता है, स्पेशल उनका एपिसोड आता है, उन सारी बातों को बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिजिटलाइजेशन के बारे में अभी बहुत सारे पेरेंट्स के भी कहना है कि बच्चा तो इंटरनेट से ही पढ़ लेता है, गूगल से ही पढ़ लेता है, सर मोबाइल तो अलाउ करनी चाहिए। जबकि सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइन पे एकदम सख्त, यहाँ तक कि टीचर्स के लिए भी मोबाइल बंद कर दिया है कि स्कूल आवर में कोई इसका यूज नहीं करेंगे। यदि मैं आपसे बताऊं कि कोरोना पीरियड में जो विद्यालय की स्थिति बनी और जब ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही थी, हर जगह हर स्कूल प्रयास किया, किसी का कोई सफल हुआ कोई नहीं हुआ। यदि ऑनलाइन से ही पढ़ाई हो जाती तो मुझे लगता है कि जब कोरोना पीरियड समाप्त हुई तो सारे वर्ल्ड के विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से ही सारी पढ़ाई हो गई तो ऑफलाइन की क्या ज़रूरत है। सरकार की इतना खर्च क्यों है, इतना पब्लिक सेक्टर में ऐसे ऐसे विद्यालयों को जहाँ पर बच्चे के हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ये संभव नहीं है। आप ऑनलाइन सिर्फ बात कह सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में बच्चों को बताना, समझाना और इमोशनली उनसे अटैच होना यह कभी ऑनलाइन और मोबाइल से नहीं हो सकता है। इसलिए मैं वैसे पेरेंट्स के लिए, वैसे अपने गार्जियन अभिभावक से मेरी अपील होगी कि बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें और यदि कोई प्रॉब्लम उनको हो रही है, कोई टॉपिक को कंफ्यूज हो रहे हैं या समझ में नहीं आई है, तो इमीडिएट आप उसको गूगल से सर्च करके बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई अब परिवार नहीं रह गया है जहां पर उनके बच्चे के बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, माँ नहीं तो आंटी, आंटी नहीं तो उनकी फुआ कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई की बात समझ रही हैं और उतना उनको गाइडलाइन कर सकती हैं। इसलिए मोबाइल पे यदि ज़्यादा आपका फोकस होगा, बच्चा सही में मोबाइल हो जाएगा, फिर आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपसे वो मोबाइल ही बना रहेगा, वो संभल नहीं पाएगा। इसलिए मोबाइल से दूर रखा जाए। सर ने भी कहा कि जिस तरीके से आमतौर पर अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल से दूर रखिए, ताकि कि उनके एजुकेशन का जो शिक्षा है, बेहतर शिक्षा तभी मिल सकता है जब अच्छा विद्यालय में और अच्छे मैनेजमेंट की निगरानी में बच्चे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपके भी जिम्मेवारी बनता है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आप कितना सजग हैं, कितना जग रहे हैं। सर आमतौर पर सर देखा जाए कि अभी भी जब से अपने विद्यालय में अपने बेटियों के तरफ से आपने जो पहल रखा है बेटियों को नामांकन के लिए, तब से डेवलपमेंट की हम बात करें, सभी लोग अपने बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी देहात में बहुत लोग अपने बेटे को अच्छे विद्यालय में नामांकन कराते हैं, बेटियों को नामांकन नहीं करा पाते हैं। आखिर आपके विद्यालय से इतना बड़ा मिशन चलता है तो क्या समाज के लिए, बेटियों के लिए क्या कहिएगा सर? यह तो बात सबसे महत्वपूर्ण रही। हम लोगों ने देखा ये 30 साल के जर्नी में
आज से 3 साल पहले से, कि लोग आते थे 2 बेटे 1 बेटी का एंट्रेंस टेस्ट कराते थे, बच्चे कंफर्म हो जाते थे, एडमिशन भी ले लिया जाता था, लेकिन यह कहकर कि सर आज 2 ही बच्चे को एडमिशन मैं लूँगा, बच्ची आएगी दूसरे दिन, लेकिन वो आती नहीं थी। ऐसे कई गार्जियन आए कि अच्छा सर पहले बेटा को पहले देख लिया जाए, फिर बेटी को मैं देखूंगा। यह बात वर्षों से मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि जो लोग कह कर जाते हैं कि हाँ बेटी का एडमिशन परसों हम कराएंगे, वो फिर आए नहीं। मालूम हुआ कि नहीं, वो बच्चे को कहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पर बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है आज के ज़माने के अनुसार, वहाँ पर उसको डाल दिया गया। पैसा, क्योंकि नामांकन के समय पैसा ज़्यादा लगता है, या मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि पूरी व्यवस्था उस बच्चे के इंडिविजुअल को हम लोग तय करते हैं। मैं सोचा और इस पर मैनेजमेंट डिसीजन ली कि नहीं, प्रत्येक वर्ष हमारे जो भी संस्थान खुलेंगे, जितने भी, जैसे आज 2 संस्थान चल रहे हैं, एक मेरे गांव के घर में कहा जाए कि चल रहा है, और एक यहाँ 2 संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 51 बच्चियों को, यानी 51 गर्ल्स को मैं प्रत्येक एडमिशन फ्री देता हूँ, ताकि जो दबाव या बोझ गार्जियन समझते हैं कि एडमिशन के समय लगता है, उससे मैं उनको हल्का कर देता हूँ। सिर्फ ट्यूशन फी लेकर के हम 51 बच्चियों को यहाँ भी, 51 बच्चियों को वहाँ भी नामांकन देते हैं कि कम से कम इतना तो मैं कल्याण कर सकूँ। और शायद यह पहल देखकर और सुनकर बहुत सारे स्कूल अपने स्तर से भी पहल कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल में सुना जा रहा है कि वो लोग भी बच्चियों को, कुछ 11 बच्चियों को तो 21 बच्चियों को अपना मुहिम शुरू कर दिए हैं। यह अच्छी है। हम इस चीज़ को पहचाना और बहुत गहराई से सुना और देखा कि बच्चे के प्रति आज भी लोगों की जागरूकता ज़्यादा है, बच्चियों के प्रति कम। लेकिन ऐसे हमारे बहुत कम लोग, हम कहेंगे इसको 25% लोग कहेंगे, लेकिन 75% आज बच्चियां भी कम नहीं है बच्चों से। इसलिए हर समय गार्जियन बच्चियों के प्रति भी बहुत ही डेडिकेट हो रहे हैं, और बच्ची सही मायने में, आपके बेटे पतोहू लेट आएंगे, समय से नहीं आएंगे, लेकिन आपको किसी तरह का कोई बात हो जाए, कोई परेशानी बढ़ जाए, तो आपकी बेटी पहले दिखेगी, तब आपके पतोहू या आपके बेटे देखेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में बेटियों को शिक्षा देना, शिक्षित करना, शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ना हर विद्यालय का फर्ज बनता है। पैसा कम या अधिक सब विद्यालय लेता भी है, व्यवस्था भी देता है, और उसी हिसाब से अपने आप को चलाता भी है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह मेरे तरफ से अपील है पूरे शिक्षा जगत में जो लोग भी काम कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए, कि कम से कम अपने स्तर से 51 नहीं, एक भी बच्ची को आप यदि प्रत्येक साल फ्री करेंगे तो शायद बहुत बड़ी आपकी सहयोग होगी और सहभागिता होगी समाज के लिए। सर ने भी कहा कि मैंने जब से शुरुआत किया विगत 30 वर्षों में, सर ने बहुत अच्छा अपना विचार बताया कि जिस तरीके से बहुत सारे अभिभावक आते थे, अपने बच्चों को नामांकन करा लेते थे, लेकिन अपनी लड़कियों का नामांकन नहीं करा पाते थे, कहीं ना कहीं कमी थी। तो उस विशेष तौर पे सर ने सोचा कि क्यों नहीं हमारा मैनेजमेंट लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान को लेकर सर ने जो सारण जिला में मुहिम चलाया, तो लगभग मुझे लग रहा है कि छपरा के जितने भी विद्यालय चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुहिम में, सर के मुहिम के से सारे विद्यालय मुहिम चालू कर दिए हैं। तो बेटी भी पढ़ेगी तब आगे बढ़ेगी देश। इस पर सर एक और ख़ास बात मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि बेहतर शिक्षा कैसे हो पाए। समाज में सभी लोग अपना अपना विद्यालय चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का जो माहौल है दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। इस पे क्या समाज के ऊपर हम लोग करेंगे कि जब विशेष विद्यालय परिवार क्या करेगा, अभिभावक क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा कि बेहतर शिक्षा हो पाए? यह मैं समझता हूँ कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि शिक्षा आज के बिगड़ती परिवेश में कैसे अच्छा होगा। और मैं तो गवर्नमेंट से शुरू कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत कुछ चाहती है, लेकिन ज़्यादा वो चाहती है पेन और पेपर में। धरती पर, धरातल पर वो कम चाहती है, क्योंकि धरातल पर काम करने वाले जो हमारे शिक्षक समुदाय के लोग होते हैं, वे यह नहीं चाहते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है। हमारी अधिकार है कि मैं गवर्नमेंट से अपने डिमांड करूं अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन मैं सारे डिमांड को उस समय छोड़ दूं जिस समय मैं क्लास में आता हूं,
क्लास के अंदर मैं शुरू करता हूं पढ़ाने के लिए, उस समय सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना बेटा और बेटी ही देखना चाहिए। तभी वो जा कर के शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा अपने दिल से यदि वो देना शुरू करेंगे तो बच्चे पहले के माहौल में आज भी आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात कि प्राइवेट स्कूल, यह जरूर कहा जाता है कि बहुत पैसा लेता है, लेकिन बहुत पैसा देकर भी लोग यहाँ संतुष्ट हैं, क्योंकि जो पैसा वो देते हैं उसके अनुरूप वो उनको परिणाम भी मिलती है। ठीक है, प्रयास में कमी हो सकती है या अधिकता भी हो सकती है। जो जिस उम्मीद से पेरेंट्स भेजते हैं बच्चे को, उससे कहीं कहीं यह भी बात पेरेंट्स कहते हैं कि सर मैं जो सोचा था उससे तो ज़्यादा मुझे मिल गया। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग खाली पैसे की बात करते हैं। पैसा तो महीने के 1 दिन लिया जाता है, लेकिन 30 दिन आपके बच्चे के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और हमारे शिक्षक हमेशा प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए आते हैं। जब वो क्लास में जाते हैं और जब माहौल ठीक नहीं होता है तो उनका भी मूड ऑफ होता है और कहते हैं कि आप अपने घर से क्या यही सोचकर चले हैं कि आके क्लास में हम किसी तरह का इस तरह परिणाम डिस्टर्बेंस करें ताकि पूरे क्लास डिस्टर्ब हो जाए। इसका भी एक कारण है कि हर घर परिवार में बच्चों को इतना फ्रीडम दे दिया गया है, इतना उसके साथ आप फ्रेंडली हो गए हैं कि आपकी बात को बच्चा घर में समझ नहीं रहा है, और नहीं तो गंभीरता से उसको सुनने को तैयार है। लेकिन विद्यालय चाहता है कि नहीं, आज जो भी कुछ भी है, अनुशासन यदि है तो वो शिक्षा के ही क्षेत्र में है। और जो विद्यालय अनुशासन को मेंटेन किया, जो परिस्थिति के हिसाब से बच्चों को डिटेन किया, परिस्थिति के हिसाब से बच्चों को कुछ समझाने का प्रयास किया, शायद वह विद्यालय आज भी अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और उसके परिणाम मिल रहे हैं। जैसे आपके शुरू में ही आपने बताया कि ये 31 साल होने चला है विद्यालय को, 31 साल की रनिंग में है। बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स हुए, बहुत सारे इंजीनियर हुए, बहुत सारे बैंकर्स हुए, बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो सामाजिक स्तर पर आज अपने उच्च स्थान पर, बहुत सारे सीईओ हुए जो आज के कोई ना कोई छोटा या बड़ा कोई संस्थान को वो कंडक्ट कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि ज़िले के, राज्य के, यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग नेशनल लेवल पे भी जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं जो यह कहते हैं कि सर मेरा भी बच्चा आप ही के विद्यालय का प्रोडक्ट है, आज भी आप लोगों की बातों को कहता है। और अनुशासन के बारे में वो तो कहता है कि शायद ऐसा अनुशासन ही मिला कि हम आदमी बन गए, हम बच्चे मिल गए, हम बच्चे से सयाने हो गए, सयाने से हम जिम्मेवार व्यक्ति बन गए। इसलिए मैं कहूँगा कि अच्छे बेहतर के लिए आप शिक्षक को मैं पहले कहूँगा कि शिक्षक भी यह सोच कर चलें कि आज मैं अपने बच्चों के बीच में एक नई बात रखने जा रहा हूँ जो उनके जीवन का अमूल्य अंग बन जाए। और पढ़ाई भी यह करूँगा जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। और अनुशासन तो मैनेजमेंट गेट इन से लेकर के गेट आउट तक वो अपनी खड़ी रहती है। ऐसा यदि विद्यालय करता है तो बच्चा में कहीं ना कुछ बदलाव होगा। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात है, बच्चों को भी विश्वास अपने टीचर पर करना चाहिए और सबसे बड़ी बात की अभिभावक को भी करना चाहिए। यदि टीचर्स किसी वजह से आपके बच्चे को डांट फटकार या डिटेन किया है तो पहले आप समझें कि आखिर क्यों किया। आप आइए, सहर्ष आपका वेलकम होगा और आप पूछिए कि हाँ बच्चा ऐसा कह रहा था, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है। अपने स्कूल आपका पक्ष अपना रखेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे गार्जियन बच्चा कहा, फ़ोन किए, क्या हो गया, क्या समझता है, वो क्या करते हैं, बहुत तरह के लोग अभद्र बातें करते हैं और व्यवहारिक बात करते हैं। उतना पैसा तो हम अपने नौकर को दे देता हूं। टीचर नौकर नहीं होता है। और एक बात जान लीजिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निर्मल जी, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा हमेशा दान होता है। आप जितना भी करोड़पति हो जाएं, लेकिन यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शिक्षा आप खरीद लिए। क्योंकि इसका एक उदाहरण है कि आपके बच्चा यदि ABCD-EFGH यदि अल्फ़ाबेट सीख लिया है स्कूल में, कोई टीचर ने सिखा दिया है या क ख ग घ सिखा दिया है, और किसी वजह से आप बोलें कि नहीं आपका बच्चा, हमारे बच्चा आपको सही पढ़ाए नहीं, हमारा पैसा लौटा दीजिए, टीचर उतना पैसा आपको लौटा सकता है।
लेकिन टीचर कहे कि मैं जो ABCD पढ़ाया हूँ, जो क ख ग घ सिखाया हूँ, 1 2 जो मैं सिखा दिया हूँ, वो आप लौटा दीजिए, शायद कोई नहीं लौटाने वाला है। समझिए कि शिक्षा का दान, पैसा तो जरूर लिया गया, व्यवस्था है, व्यवस्था को चलाने के लिए उनका पेट है, उनकी जीविका है, चलाने के लिए पैसा तो लेंगे, लेकिन जहाँ तक लेन देन लौटाने की बात होगी तो आपका पैसा लौटाया जा सकता है, लेकिन आपके बच्चों में जो सीख दे दिया गया है आप उसको कभी नहीं लौटा सकते। इसलिए इस बात को जरूर कहें कि शिक्षा बिकती नहीं है, शिक्षा दिया जाता है। और जो बात, जो विश्वास इस को करेंगे, शायद उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत ही खुशहाल होंगे, बच्चे भी समझदार होंगे। और एक बात जो आजकल के आ रही है, जो आपने छोड़ दिया इस बात को, हर पेरेंट्स का मतलब है कि हमारा बच्चा हाई मार्क्स लेके, उच्च मार्क्स लेकर आए, जितना भी उसको परसेंटेज 99 100% क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि हमारा बच्चा में संस्कार और विचार वो भी उत्तम होना चाहिए। इसलिए आज के भाग दौर में जो बच्चे बाहर जाने के बाद, गांव में जब तक हैं, आपके शहर में हैं, तब तक तो आपकी बात समझते हैं। शहर से बाहर जब जा रहे हैं, उन पर दबाव बन रहा है, ऐ जी मैं इतना लाख रुपया लेकर के एडमिशन आपको कोटा में करा दिया, दिल्ली में करा दिया, बंगाल में करा दिया या कहीं करा दिया, आपको अच्छा करना है, नहीं तो भाई हम मुंह कैसे दिखाएंगे। वो अपने प्रेस्टीज के फेर में पड़े हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इसका असर बच्चे पर क्या होगा। यदि वो कहते कि बाबू मैं अपने किसी तरह संसाधन विहीन आदमी भी आपको मैं चाह रहा हूँ कि जीवन के मुख्य धारा में जोड़ूं, इसलिए आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप खूब मेहनत करें। हमारा बच्चा, एक छोटा बच्चा UPSC के 2 बार क्वालिफाई किया और PT नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आप क्यों नहीं किए। मैं क्या अरे रानी फिर से देखिए, और नहीं तो आपके अंदर तो इतनी क्वालिटी आ गई। जो लड़का PT निकाल लिया, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्वालिटी, एबिलिटी आ चुकी है। नहीं होना 1 नंबर से कट जाना, 5 नंबर से रिजल्ट नहीं मिलना, इसमें उस लड़के की कमी नहीं है। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए और बच्चों के प्रति आपका माता पिता का वात्सल्य जो है वो दिखाते रहिए। शायद यही विश्वास बच्चा में आएगा और उच्च शिक्षा और उच्च मार्क्स यानी कि अंक के साथ साथ अच्छा मुकाम भी बच्चा देगा। इसलिए आप पेरेंट्स को भी विश्वास करना है बच्चे पर, बच्चे को विश्वास करना है शिक्षक पर, और शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण बातें हैं कि बच्चे को बच्चे समझे और अपनी एबिलिटी को बच्चे के हिसाब से बच्चे को पढ़ाने के काम करें। बहुत सारे शिक्षक होते हैं जितनी उनकी एबिलिटी होती है वो चाहते हैं कि आज ही उस बच्चे को पढ़ा दें, जिससे बच्चा भी बाइस्ड हो जाता है और इरिटेट हो जाता है, जिससे बच्चे में भी इंटरेस्ट कम हो जाती है। इसलिए बच्चे को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाइए और कल आने के लिए बच्चा घर में रोए, घर में बेचैन हो जाए कि नहीं हम स्कूल जाएंगे, जिस दिन इस तरह की भावना उसके अंदर आ जाएगी, शायद वो स्कूल भी अच्छा हो जाएगा, वो शिक्षक भी अच्छे हो जाएंगे और वो बच्चा भी अच्छा हो जाएगा। तो जैसे कि सर ने कहा कि आमतौर पे देखा जाता है कि अभिभावक के साथ साथ मैनेजमेंट को भी जगना होगा। साथ ही सर ने एक बड़ी अहम बात कहा कि आप डिग्री तो खरीद लेंगे लेकिन ज्ञान कहाँ से पाएंगे। डिग्री खरीदना आसान है, आपके पास धनवान है, पूंजीपति हैं तो डिग्री खरीद सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान जो शिक्षा से मिलता है, जो ज्ञान शिक्षक से मिलता है, जो ज्ञान अच्छे मैनेजमेंट से मिलता है, जो ज्ञान अच्छे विद्यालय में मिलता है, तो वो आपको अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना होगा। और आप सर ने ये भी कहा कि बहुत सारे अभिभावक फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को आप क्यों मारे, क्यों डांटे, क्यों बोले, उतना मैंने पैसा तो इनको दे सकता हूँ। लेकिन आप पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को बेहतर एजुकेशन कहाँ से दे पाइएगा। अगर ये भावनाएं आपके अंदर है तो आने वाले आपके बच्चे के अंदर यही भावनाएं रहेंगे। तो जाते जाते सर एक और ख़ास बात रहेगा कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से छपरा शहर के लिए और बिहार के लिए खास क्या विचार रखेंगे शिक्षा में? छोटा सा मैं तो यही कहूँगा कि इस शहर में चलने वाले जितने भी विद्यालय हैं वो अपने आप को एम्पावरमेंट करे, अपने आप को डेवलप करे, और जो भी छोटे बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं एजुकेशनल, स्पेशली एजुकेशन का, वो इम्पार्ट करें। और वैसे हमारे समाज के मोटिवेटर, वैसे जो समाज के आईने हैं, एजुकेशन से लेकर संस्कार से लेकर के विचार तक के लोगों को टाइम टू टाइम अपने विद्यालय में बुलाएं और अपने बच्चों को एक साथ रख करके उनसे मोटिवेट करवाएं और हमेशा
अनुशासन की बात और परिवार की बात को जोड़ करके विद्यालय के असेंबली में हर बात को रखें। बच्चा जो अच्छा करे उसको प्रोत्साहित करें, जो अच्छा नहीं करे उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो प्रयास करें और यह बात उसके सामने रखें कि बेटा आप भी अच्छे कर सकते हो। और यह जो आज अवार्ड स्टेज पर वैसे बच्चों को दिया गया जो कुछ अच्छा किया, आपके साथ रहकर, आपके बीच में रह करके आप भी ऐसा कर सकते हो, शायद कल का अवार्ड के लिए आपकी जगह खाली है, ये मोटिवेशन बच्चों के लिए हो। शायद हमको लगता है कि बहुत सारी बदलाव हो जाए, लेकिन बदलाव बच्चों में होने से पहले आप टीचर्स, स्कूल सबको बदलाव रखना पड़ेगा। बच्चे आएँ तो हाय करके जाएं, और बच्चे जब जा रहे हैं तो कम से कम बाय करने के लिए मैनेजमेंट भी वहाँ खड़ी रहे, ताकि बच्चे को लगे कि हमारे शिक्षक के साथ साथ मैनेजमेंट के भी लोग, व्यवस्थापक के लोग, व्यवस्था से जुड़े लोग, सभी लोग हमारे लिए खड़े हैं। बस पे बच्चे जाते हैं, हम लोग को देखते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली हाथ हिलाना शुरू करते हैं। उनको एक खुशी होती है कि हम अपने डायरेक्टर साहब के साथ, हम अपने चेयरमैन साहब के साथ हम कुछ बात कर रहे हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं रिस्पांस ले रहे हैं। तो उसको 100% अभी रिस्पांस दीजिए, ताकि कल भी वो आए तो आपके साथ हाय और बाय दोनों कह करके और निकले। शायद इंटरेस्ट, मैं पहले भी बोला कि बच्चों में इंटरेस्ट इंसर्ट कीजिए, ताकि बच्चे आने के लिए, आपके बात सुनने के लिए, आपका माता पिता से ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बच्चे भी तैयार हो जाएं, जबकि आप में बदलाव होनी चाहिए। इसलिए मुख्य बात यही रही कि हर शिक्षण संस्थान प्रयास कर रहा है और करे, कमी हो तो एक दूसरे से भी मिले। पहले थी ये सब बातें, वो स्कूल उससे कम्पिटिटिव था, उसका वो कम्पिटिटर था, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हो रही। हर विद्यालय अपने अपने स्तर से काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है कि छपरा में आज के माहौल में अच्छे, जहाँ पर 100% बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं 98.4, यानी कि 98% ओवरऑल यदि जो रिजल्ट दे रहा है बच्चा, वो 2-3 सब्जेक्ट में तो 100 में 100 लेकर आया है। तो फिर हम कहाँ कम हैं? हमारी स्टेट रैंकिंग 1 to 5 में स्टेट रैंकिंग है हमारी, तो कहाँ हम कम हैं? छपरा में कम पैसे, कम संसाधन में हम अच्छे शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कार देने के प्रयास कर रहे हैं। और जो बच्चा अच्छा करते हैं नेशनली, इंटरनेशनली, उन बच्चों को भी बुलाकर, वैसे लोगों को बुला करके मैं यहाँ पर स्टेज पर असेंबली में सारे बच्चों के सामने उनको प्रस्तुत करता हूँ, ताकि उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, उनकी बातों का उनके दिमाग पर यह पड़े, असर पड़े कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे भी कुछ विगत दिने इंटरनेशनल प्लेयर हॉकी के हरेंद्र सिंह जी आए थे, उन्होंने लिखा उन्होंने मुझे कि मैं चाहता हूं कि आपके विद्यालय में आऊं, बच्चे के बीच में कुछ अपनी बातों को कहूं। मैं सहर्ष स्वीकार किया, उनको वेलकम किया। वो आए और जब वो देखे बच्चों के, हमारे बच्चों के प्रेयर में कैसे खड़े होते हैं, कैसे इनका शुरुआत होती है, कैसे बातों से प्रभावित होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था कि यूएसएस अमेरिका में ही सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, सबसे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आज मैं समझ गया कि मेरा घर, गांव, छपरा में भी ऐसे विद्यालय हैं जो यूएसएस में भी कम मिलेंगे। यह बात सुन करके सारे बच्चों में एक अलग सी यह खुशहाली आई कि कम से कम हम लोग भी तो उस ज़माने में हैं, उस दौर में हैं जहाँ पर अमेरिका से कंपेयर करने वाले कंपेयर भी कर रहे हैं। तो ऐसा आपको उदाहरण देना पड़ेगा, ऐसे आपको उदाहरण स्वरूप बन जाना पड़ेगा, तभी जाकर के बच्चे आपके अच्छे कर पाएंगे। सर, जाते जाते एक और ख़ास बात रहेगा, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के विद्यालय हैं, अपने समाज का जो भोजपुरी के जो हम बात करें उस पर, और कल्चरल जो हम बात करें, साथ ही साथ संस्कार की हम बात करें, बहुत सारे विद्यालय ये चीज़ों को नहीं समाज में दे पा रहा है, तो उन लोगों के लिए सर क्या कहिएगा? ये तो एक अलग से आपने बात कही, लेकिन पहले अलग से बात हो रही थी। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लोकल लैंग्वेज की मान्यता मिल गई है, और आप तो यहाँ तक कह दिया गया कि आप लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, कोई किसी तरह का लीगली इस पर प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं कि मैं आज से 7-8 साल पहले भोजपुरी का एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं भोजपुरी का भी एक संस्थापक सदस्य हूँ, और वहाँ पर हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी उसमें डीजीपी बिहार हुआ करते थे, और काफ़ी भोजपुरी के लिए वो प्रयास भी किए। उनको मैं इनवाइट किया था, लेकिन हुआ कि इनवाइट करने के पहले कुछ ऐसा भी काम किया जाए जो आए तो उनको लगे कि हाँ भोजपुरी में भी कुछ काम हो रहा है।
तो हम बहुत सारे संगठन के लोग बैठे, तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, दूसरे स्कूल को लूँगा तो लोग कहेंगे कि देखिए अपने स्कूल को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं और मेरे स्कूल को क्यों बता रहे हैं। मैंने भोजपुरी में कंपटीशन तैयार करा दिया। जब भोजपुरी में कंपटीशन तैयार करने लगा तो बहुत सारी बातें आई, हमारे मैनेजमेंट के भी लोग कहे, हमारे शिक्षक लोग भी कहे कि सर इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। और बोले कि नहीं, मैं बहुत इस पर चिंतन करके मैं ये बात किया हूँ और मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर, मैं मजरूल हक पर, मैं जेसी बोस पर, मैंने ईरानी पर, महाराणा प्रताप पर मैं कंपटीशन अरेंज करवाया। और जो बच्चा अच्छा किया स्कूली लेवल पे, मैंने उनको स्कूली लेवल पे अवार्ड दिया। और फाइनली सेलेक्ट होने के बाद मैं गुप्तेश्वर पांडे जी के सामने लेकर के बच्चे को गया और मैंने कहा कि ये बच्चे आए हैं फिल्टर हो करके और ये बहुत अच्छा तैयारी किए हैं भोजपुरी में। उन्होंने 2-3 बच्चों का भाषण सुना, उनके बारे में उनकी जीवनी को सुना। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने स्पेशल थैंक्स कहा और अवार्ड भी दिया और बोले कि मैं गुप्तेश्वर पांडे ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर यदि भोजपुरी में ज्ञान हो जाए उस व्यक्तियों के बारे में, तो शायद आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसी तरह बोल सकते हैं। यानी कंसेप्ट इज मस्ट। हर आदमी के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए, हर जीव जंतु के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए, जिस तरह हर टॉपिक्स के बारे में, हर लेसन के बारे में आदमी का कंसेप्ट होता है। इसलिए भोजपुरी, अब तो लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि वोकल इज लोकल और लोकल इज ग्लोबल। तो कोई अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में कुछ कहा जाए तो शायद वो चर्चा का विषय होगा और वही चर्चा उसको वोकल यानी वोकल से लोकल और लोकल से ग्लोबल तक लेकर जाएगा। जैसे भोजपुरी में छोटा सा मैं काम किया और परिणाम मिला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी सम्मेलन मॉरिशस में अभी मुझे जाने का और शिरकत करने का मौका भी मिला। इसलिए काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम आप कितना दिल से किए, कितने विजन के साथ किए, उस पर निर्भर करता है। शायद मैं इस तरह का कंपटीशन नहीं ऑर्गेनाइज किए होते तो शायद गुप्तेश्वर पांडे जी भी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और जब पेपर में निकला तो बहुत सारे स्कूल भी अपने बच्चों को तैयार कराने लगे कि कम से कम अंग्रेजी में नहीं कर सकते तो हिंदी में करो, हिंदी में नहीं कर तो भोजपुरी में करो, ताकि कल तुमसे पूछा जाए कि राजेंद्र प्रसाद कौन था, तो तुमको याद तो रहे कि हाँ, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये बात होनी चाहिए। ऐसा भोजपुरी भी मेरा एक लैंग्वेज है, हम उसको बहुत ही सम्मान के साथ अपने माथे से तिलक लगा कर बोलूँगा कि जब हम पहला हमारा जो भाषा होता है, जो समझदारी होती है, वो भोजपुरी से ही होती है, भोजपुरी के ही भाषा से। आज मैं हाय हेलो की ज़िंदगी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज उसी भोजपुरी से निकाल करके आज हमको यहाँ तक पहुँचाने के काम किए हैं। इसलिए भाषा कोई गलत नहीं होता, बशर्ते कि उसका उपयोग कहाँ करेंगे इस पर मायने रखता है। जी, हमारे साथ बात करते हैं CPS के हेड डायरेक्टर सह चेयरमैन डॉक्टर हरेंद्र सर। इन्होंने तमाम मुद्दे पे इन्होंने एक ही विचार डाला। भोजपुरी पे भी इन्होंने कहा कि मैंने जब अपने विद्यालय में भोजपुरी के ऊपर क्विज कराया, भोजपुरी के ऊपर मैंने कविताएं लिखवाए, तो कहीं ना कहीं समाज को बेहतर बनाने के लिए मैंने भोजपुरी पे भी काम किया। और आज सर को मॉरिशस से बुलाहट आया है, सर भोजपुरी में शिरकत करेंगे मॉरिशस में जाकर। तो कहीं ना कहीं एक बिहार के लिए, छपरा ज़िला के लिए और सारण ज़िला के लिए बहुत गौरव का सम्मान की बात है कि यहाँ से एक भोजपुरी को लेकर एक मिसाइल मॉरिशस में जाकर अपनी विचारधाराओं को फहराएंगे और विचारधाराओं को भोजपुरी के ऊपर बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे पे मैंने सर से बात किया। शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर एक ऐसे मैनेजमेंट से मैंने बात किया क्योंकि छपरा के हर मानचित्र पे, हर मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग ही कब्जा है। सर के ऊपर भी बहुत सारे कहानियाँ भी छपे हैं। सर ने बहुत सारे कई राज्यों से जाकर, कई देशों से जाकर सर को मैनेजमेंट के तरफ से, CPS ग्रुप के तरफ से डॉक्टर हरेंद्र सर को सम्मान चिन्ह मिला है, प्रतीक चिन्ह मिला है। तमाम आप प्रतीक चिन्ह और सम्मान चिन्ह आप हमारे कैमरे के बगल में आप देख सकते हैं कि सर को कितना मेडल और कितना सम्मान चिन्ह मिला है। तो कहीं ना कहीं एक छपरा में जब से इन्होंने शिक्षा में काम किया है, जब से इन्होंने अपना CPS से सेंट्रल पब्लिक स्कूल का नींव रखा, तो छपरा के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा में योगदान दिए हैं। तो ऐसी शख्सियत अगर हमारे सारण जिला में है तो हमारे सारण जिला के लिए गौरव का सम्मान है। और ये सम्मान, ये प्रतीक चिन्हों से आप देख सकते हैं कि देश के कई राज्यों से, देश के कई इंटरनेशनल राज्यों से, कई ऐसे
संस्थाओं से, कई ऐसे मैनेजमेंटों से इन्हें पद चिन्ह से सम्मान हुए हैं कि अगर बात करें हम सम्मान चिन्ह का, तो हमें तो लगता है कि राज्य से लेकर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे तक भी सर से सर सम्मान चिन्ह से प्राप्त हो चुके हैं। सर एक जाते जाते सर एक और ख़ास बात पूछेंगे ये सम्मान चिन्ह के बारे में। जब आप पहली बार सर आप इंटरनेशनल में सम्मान प्राप्त किए थे तो एक बिहार के लिए बहुत बड़ा गौरव का बात था, शहर के लिए बहुत बड़ा गौरव का बात था, CPS सेंट्रल पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा गौरव था कि एक इतना बड़ा सम्मान चिन्ह जो मिला आपको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सम्मान कोई लिखा नहीं रहता है कि हमको मिलेगा और कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। आपका काम आपको सम्मान दिलाता है। मैंने इस विद्यालय को मंदिर समझा और आज भी मैं 18 घंटा काम करने की क्षमता रखता हूँ और 1 मिनट भी मैं रहता हूँ तो सोचता हूँ कि स्कूल के ही अंदर में रहूँ, बच्चों के ही बीच में रहूँ, अपने टीचर्स के ही बीच, जिसका परिणाम मिला कि मेरे बच्चे विद्यालय से बहुत अच्छे अच्छे जगह पर गए और वहाँ पर वह ऐसा काम किए कि विद्यालय के नाम वहाँ रोशन हुआ। कई ट्रेनिंग गए, कई डिफेंस में लोग गए, वहाँ पूछा गया कि आप कहाँ से पढ़कर आए हो, इतना फायर ब्रांड कैसे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने ज़िले के एक स्कूल से पढ़कर आया हूँ। जब वो जाने तो उस बात को अप्रिशिएट किए। ऐसे करते करते ज़रूर आज नेशनली या इंटरनेशनली एक मुद्दा बन गया है कि CPS ग्रुप जो है, CPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल पब्लिक स्कूल बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। मैं आपसे बता दूं कि जितने भी सम्मान, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे जब हमारे 32 बच्चे प्रेसिडेंट अवार्डेड हैं और ये अब्दुल कलाम साहब के हाथों से लेकर के और पाटिल साहिबा के हाथ से मिले, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हमारे बच्चों को प्रेसिडेंट अवार्ड, मैं उस स्काउट गाइड और उस तरह के सोशल वर्क में मैं लगा रहा। और एक बात जान लीजिए कि सम्मान के पीछे बच्चों के साथ मुझे भी लगा रहना अच्छा लगता है और उनके साथ मैं आनंदित भी रहता हूँ। जहाँ भी गए वहाँ पर मुझे प्रोत्साहन मिला और यह बात कहते हुए कि मैं सभी लोगों से, ज़िले के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग भी मुझे इज्जत सम्मान देते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या किया कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में ही मुझे कह करके संबोधित किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी या किसी भी नेता के साथ जाते हैं तो उनको तुरंत टैग लग जाता है कि ये BJP के हैं, RJD के हैं, ये जनसुराज के हैं, तो ये कौन। लेकिन मैं सभी लोगों के साथ मेरा संबंध अच्छा है और आज भी शिक्षा के ही कहते हैं लोग कि शिक्षाविद, मैं विद नहीं हूँ लेकिन प्रयास करता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स हमारे विद हों। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि जब उत्तराखंड SSB सीमा सशस्त्र बल जो डिफेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, मुझे वहाँ पर गवर्नमेंट चीफ गेस्ट बनाया गया। मैं भी परेशान था कि आखिर कौन सी खासियत थी। एक यही मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का टेन्योर आया जो फर्स्ट टेन्योर था, उसमें स्वच्छता अभियान पर काफ़ी इन्होंने जोर दिया और कुछ डिफेंस के लोग यानी कि SSB के लोग आए थे यहाँ छपरा में और कैंप किए। वहाँ पर मेरी बुलाहट हुई, मैं अपने बच्चों के साथ गया। स्वच्छता अभियान में मैं बैंड के साथ हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन दिए। मैंने उनके कमांडेंट को मैंने अवार्ड भी किया कि कम से कम ये डिफेंस के लोग जहाँ पर बॉर्डर पर खड़ा होना चाहिए, आज स्वच्छता अभियान को लोग भूल रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग जगाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैंने उनके प्रतीक चिन्ह दिया और ये सारी चीज़ें उनके हेड IG देख रहे थे, जिसका परिणाम मिला कि जब यहाँ से टीम गई तो पूछे IG कि ये कौन था व्यक्ति जो इतना हमारे लोगों को इतना एक साथ पिरोने का काम किया, अपने बच्चों के साथ आया। तो उन्होंने बताया और यही वजह हुआ कि मुझे वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और मुझे वहाँ का उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है SSB का, सीमा सशस्त्र बल का ओम पर्वत अवार्ड, उससे मुझे सम्मानित किया गया। तो मैं तो एक स्वच्छता अभियान में यहाँ काम किया, लेकिन काम वो किया तो सिस्टम में किया और दिल से किया, जिसका परिणाम मुझे वहाँ मिला। इसी तरह प्राइड ऑफ इंडिया मुझे थाईलैंड में मिला। 135 लोगों को, इंडियन को मिला था, हर क्षेत्र के लोगों को उन्हें चिन्हित किया गया था। इसी तरह CBSE ने मुझे अप्रिशिएट किया, वो भी मुझे किया कि बहुत अच्छा, अब ग्रेड A में हमारा स्कूल चल रहा है, इसके लिए जितने भी पैरामीटर्स है आप पूरा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए भी अवार्ड में। शायद मुझे लगता है कि नेशनल में कहीं 2 बार यहाँ राज्य, अपने बिहार राज्य के महामहिम
गवर्नर साहब से उनके हाथों 2 बार मुझे पुरस्कार मिला। जिला में प्रत्येक वर्ष 2-4 पुरस्कार मिलते ही रहते हैं। शायद अब तो रखने की कोई जगह नहीं मिल रही है, लेकिन मैं ये बताऊं कि मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे इतना पुरस्कार क्यों मिला। मैं यही सोचा कि मैं अभी जितना भी काम किया हूँ उसमें और मुझे कुछ काम करना है और दिल से करना है, ईमानदारी से करना है, जिसका परिणाम पुरस्कार के रूप में बदल जाता है। इसलिए हम आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहूँगा कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम आप कितना बढ़िया से अंजाम दिए, कितने ईमानदारी से अंजाम दिए, वही परिणाम अवार्ड में बदल जाता है। धन्यवाद सर से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप हमारे साथ बातचीत किए। और सर का एक जो सोच है, इन्होंने कहा कि जो अवार्ड मिला है तो ये अवार्ड हमारे सारण जिला का और हमारे ये विचार का और हमारा शिक्षा का ये अवार्ड है। कहीं ना कहीं इसमें सारण जिला भी और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल CPS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये अवार्ड सारण जिला के लिए बहुत बड़ा गौरव का सम्मान है। जाते थे तमाम सारण जिला के और बिहार के मानचित्र पे जितने भी शिक्षा संस्थान से लोग जुड़े हैं, सभी लोग से मैं निवेदन करूँगा कि बेहतर शिक्षा के लिए सर ने बहुत सारा मूल मंत्र बताया है, इस पे हम लोग चलें, क्योंकि समाज को एकजुटता के लिए शिक्षा को देना बहुत अहम काम होता है और शिक्षा को प्रचार करना ये भी बहुत अहम काम होता है। इस मुहिम के तहत जुड़े और बेहतर शिक्षा दें ताकि हमारा समाज मजबूत हो। और अभिभावकों से मैं निवेदन करूँगा कि जो भी विद्यालय जिस तरीके से गाइडलाइन देता है तो आप लोग विद्यालय परिवार से जुड़े, ताकि आपका बच्चा के अंदर जो भी कमियां हैं, बच्चा जो एजुकेशन में कमी है, खेल कूद में कमी आ रही है, उनके अंदर जो हेस्टेशन हो रहा है, सारे विद्यालय परिवार आपके बच्चों के लिए दूर करेगा और आपके लिए विद्यालय है। और आप अपने बच्चों को जिस विद्यालय में नामांकन कराना है बेहिचक उस मैनेजमेंट से मिलिए कि बेहतर शिक्षा मिल पाए। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।